हूं आपके साथ रंजना दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव में। कहते हैं जब कोई चुनौती आती है तो वो अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। बस जरूरत होती है सकारात्मक सोच और सही नजरिए की। कोविड 19 के संकट काल के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में तमाम चैलेंजेस आए और उनसे निपटने के लिए तमाम बदलाव और उपाय भी किए गए। चेंजेस और पॉसिबिलिटीज जैसे कई बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव में। न्यूज़ 18 एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएमए ग्वालियर के प्रेसिडेंट और सुनैना आई केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर जी, सेवाकुंज हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मयंक सिंह सिकरवार जी, डीएम कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज बंसल जी, एमडीएस डॉक्टर निमि श्रीवास्तव जी। न्यूज़ 18 एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव में आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। और अब सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से सवाल करती हूँ कि सर, चिकित्सा के क्षेत्र में आप किस तरीके का बदलाव महसूस करते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में जी लगातार हम लोग हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। जो कोविड आया, कोविड की महामारी दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में फैली, जिसका किसी को इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। सेकंड लहर में जो केस की संख्या बढ़ी उसकी है, उसके बाद हम लोगों ने काफी हेल्थ के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, एचआर को भी बढ़ाया है, और बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है। जी, मतलब काफ़ी बदलाव हुए हैं हेल्थ सेक्टर में लेकर। और अब इसके बाद डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर जी से मेरा सवाल है कि सर, आपने अपनी सेवाओं के लिए ग्वालियर को ही क्यों चुना? आप तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आंखों के हॉस्पिटल में अच्छे पद पर कार्यरत थे। सर्वप्रथम मंत्री जी को एवं अन्य सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, एक्चुअली मेरा जो गृह शहर है वो ग्वालियर है। मैं किसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल में अपनी शिक्षा पूरी करना चाह रहा था, या मैं देखना चाह रहा था कि वहाँ किस तरह की सेवाएं होती हैं। जब मैंने ग्वालियर से एमबीबीएस पूरा किया उसके पश्चात ईश्वर की कृपा रही कि मुझे अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई तमिलनाडु में पीजी करने के लिए आंखों के क्षेत्र में मौका मिला। मैं वहां गया। सर्वप्रथम मैं कभी यहाँ रहकर ऐसा मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि इतना बड़ा 900 बिस्तरों का अस्पताल सिर्फ आंख के लिए हो सकता है। तो मुझे वहां जाकर बहुत सारी चीजें सीखी। एक जो बात, एक जो चीज वहां सुनने को ये मिलता था कई कुछ लोगों से, कुछ डॉक्टरों से, कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाकों में, बिहार के कुछ इलाकों में आज भी ऐसी जगह है। ये मैं आज से आपको 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज भी ऐसी जगह है जहां मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो बिना लेंस के किया जाता है या पुरानी पद्धति से किया जाता है। और तो मुझे ये बात बड़ी चुभती थी। दूसरी चीज ये थी कि वो जो तीनों आंखों के बड़े अस्पताल वो दक्षिण भारत में स्थित, हमें यहाँ पर कोई बड़ी समस्या होती तो यहाँ से बहुत लोगों को वहां जाना पड़ता था। तब मैंने एक बार तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे वहां पर इतना मतलब विश्व जो हम लोग पढ़ते थे, जिन लोगों की किताबें पढ़कर हम लोग पास हुए, वो लोग वहां पर एक एक महीने आकर देश विदेश के शिक्षक वहां हमें पढ़ाते थे। तो उनके साथ काम करने में, रिसर्च करने में, ऑपरेशन करने में, नई नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता था। लेकिन फिर मैंने ये तय किया कि मैं यही जितनी दे पाऊं, इसका जितना प्रतिशत भी दे पाऊं, अपने मध्य प्रदेश, अपने शहर ग्वालियर चंबल संभाग में प्रयास करूंगा कि मैं ये आंखों की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, ये चीजें अफोर्डेबल रेट पर अपने लोगों को दे पाऊं। तो ये सोचकर मैं ग्वालियर आया। मैंने सुनैना आई केयर का एक छोटे से रूप में आरंभ किया, और सर्वप्रथम पहले ही एक साल में मैं पास में दतिया जिला है, वहां के अस्पताल में चिकित्सकों का कुछ अभाव हो गया था, नेत्र चिकित्सक का। तो मुझे मौका मिला
उस 1 वर्ष में मैंने मोतियाबिंद के बिना टाँके वाले, बिना चीरे वाले जो ऑपरेशन किए कैंप में, जी और जो टारगेट वहाँ का था दतिया का, उससे कुछ ज़्यादा जो हम लोगों ने हासिल कर लिया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा, जी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह करके मैं धीरे-धीरे इसी तरह, जैसे ग्वालियर में मेडिकल रेट, आजकल हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से आँखें बहुत खराब हो रही हैं। जी तो बेसिक चीज़ है, ओसीटी होना चाहिए और लेज़र की सुविधा होनी चाहिए। वो चीज़ मैं धीरे-धीरे लेकर आया। जी उसके बाद काला पानी जो आराम से आँखें खराब कर देता, उसके लिए मैं सारी सुविधाएँ लेकर आया। और आज मैं अधिकतर चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई में है, वो लेंस, वो मशीनें, उसी तरह के ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें मैं अपने शहर के और ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तकनीक के बारे में अभी तक लोग जानते नहीं थे उस तकनीक को आप यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप उनसे भी अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं उनसे। या प्रदीप मंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, अभी हम लोगों ने दोनों लहर देखी ग्वालियर में, और मैं इस दौरान आईएमए का प्रेसिडेंट भी रहा, 1 साल मेरा पूर्ण होने जा रहा है। तो मुझे जी बाकी चीज़ों में भी ग्वालियर के जो चिकित्सा को मैनेज करने के लिए, तो दूसरे वेव में जो भीषण 10 दिन थे, वो देखने का भी मौका मिला। आपने वैसे तो अभी आपने स्वयं ही बता दिया हम लोगों को कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उस चीज़ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी मैंने यहाँ ये देखा ग्वालियर में सर कि जो मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के हैं 2 यहाँ पर मुरार और हजीरा, वहाँ बड़ा बहुत काम का भार था। तो जी मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ये सरकारी तंत्र को हर किसी के लिए, डॉक्टरों के लिए भी उतनी ही अच्छी सुविधाएं उन अस्पतालों में मुहैया कराई जाए, जिससे कि उनका काम करने के लिए और इच्छा जागृत हो। मशीनें, आधुनिक तकनीकी, जो मैं आज से 30 साल पहले देखा करता था कि भाई मेडिकल कॉलेज एक टर्शियरी सेंटर है, जो मैं अपने ग्वालियर की बात बता रहा हूँ। इधर जी आगरा से, इधर झांसी से, यूपी से, प्रदीप इटावा से जी, सब लोग यहाँ अगर पर आप अपना इलाज सवाल थोड़ा छोटा करें तो जल्दी आपको आंसर हाँ, भी मिलेगा मंत्री जी से। जी, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मरीजों के लिए भी उतनी अच्छी व्यवस्थाएँ सरकारी तंत्र में हों, शिक्षकों की भी सुरक्षा, चिकित्सकों की भी सुरक्षा, और उनके लिए भी उतनी अच्छी व्यवस्थाएँ हों, और जो चिकित्सक जिस विभाग का हो, उसको वही काम करना पड़े जिससे कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर ले। इस तरह की कुछ व्यवस्था आप यहाँ कीजिएगा। बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही कहा है। हमने अभी मध्य प्रदेश में जैसे जिन अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सिविल अस्पतालों में आईसीयू के बेड नहीं थे, वो आईसीयू के बेड हम लोगों ने अभी स्वीकृत किए। बच्चों के लिए पीआईसीयू नहीं थे, पीआईसीयू के बेड हमने स्वीकृत किए। मध्य प्रदेश के सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन किए। तो बाकी अस्पतालों में भी हमने हमारे लगभग 34 अस्पतालों के लिए टेंडर जारी करके और वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे अभी शिवपुर में भी पहुँच चुकी है, पन्ना में पहुँच चुकी है और जगहों पर भी जल्दी ही जैसे कि जो उपकरण है डॉक्टरों के लिए अस्पतालों में उपलब्ध होना चाहिए काम करने के लिए। एचआर के लिए भी हमने अभी पिछले ही महीने में लगभग 1000 हमारे स्टाफ नर्सों की भर्ती भी की है, जिससे वो विभिन्न अस्पतालों में उनकी पोस्टिंग की गई। मेडिकल ऑफिसर की अभी पीएससी से सिलेक्शन हुए थे, उनको भी लगभग 450 से अधिक मेडिकल ऑफिसर हमने पोस्ट किए हैं, जिससे कि अस्पतालों में वो अपना काम और सेवाएं दे सकें जो कमी है। अभी कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम लोगों ने स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए भी एक कैबिनेट से पास किया है, जिससे कि हम जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको भी हम लोग पूर्ति कर सकें। पैरामेडिकल के स्टाफ के लिए भी एक पोस्टिंग की जा रही है। और अभी जैसे ग्वालियर की मैं बात करूं तो हजीरा का जो अस्पताल है वहां पर भी हमने डॉक्टर की पोस्टिंग भी की है और वहाँ जो हमारे इक्विपमेंट की आवश्यकता थी जी उसकी भी उपलब्धता के लिए जी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और अभी
अभी 21 तारीख की शाम को ही कैबिनेट्स हैं। अभी जो हमारा मुरारका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें अभी जो 200 बेड का था 100 बेड और हमने वहाँ पर इंक्रीज किए हैं, जिससे जी कि 300 बेड वहाँ पर, उसी के अनुसार फिर एचआरबी वहाँ पर मिल सकेगा। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हमने बेड बढ़ाए। किसी में 500 करें, किसी में 300। और हम लोगों ने 7 अस्पतालों के अलावा 21 सिविल अस्पतालों की हम लोगों ने मंजूरी दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेडेड होते हैं, और जिन रिमोट एरिया में जो थे वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं पन्ना में हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। पूरे जो सागर डिवीजन के जो हम लोगों ने स्वीकृतियां दी थी उनका भूमि पूजन भी किया है, जिससे कि जल्दी शुरुआत, और जो बनकर तैयार हुए थे उनका काम शुभारंभ किया। तो हम लोग हेल्थ की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे हम दवाइयों की उपलब्धता की बात करें, और जी रिमोट एरिया के लिए जो टेलीमेडिसिन की सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो उनको भी हम टेलीमेडिसिन से, ई संजीवनी से, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी एनसीडी के जो पेशेंट जो रहते हैं रिमोट एरिया में उसके लिए भी सीएचओ पोस्ट कर रहे हैं। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में काफी तेजी के साथ में हेल्थ के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, और चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हों, और चाहे हमारे इंटीरियर के जो सब सेंटर लेवल के वो हैं, जो जी आईपीएचएस के जो नाम्स हैं उसके अनुसार जो गैप है उसकी जी पूर्ति करने के लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आगे हमारे, चाहे बच्चों के लिए इलाज की हम बात करें, चाहे हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए उनको इलाज की हम बात करें, या हमारे दूसरे जो एनसीडी की जो बीमारियां हैं उनके लिए जल्दी आइडेंटिफाइड कर सके। हाई रिस्क की गर्भवती महिलाएं, उनको भी हम पहले से आइडेंटिफाइड करके उनको इलाज सुनिश्चित कर सकें। तो कुल लगातार मिलाकर यही प्रयास है कि तेजी के स्वास्थ्य साथ। जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और हॉस्पिटल्स में उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि अगर कोई संकट काल जैसे कोविड-19 सबने देखा तो उस चुनौतियों से निपटा जा सके। अब मैं डॉक्टर मयंक सिंह सिकरवार जी का रुख करूंगी और उनसे सवाल लेना चाहूंगी कि सर, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आपका अस्पताल एक कोविड-19 सेंटर बनकर उभरा। क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दौरान, और क्या कुछ मुश्किलें हैं जिनका सामना आपको और आपके हॉस्पिटल्स में तमाम जो लोग हैं उनको करना पड़ा? गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट आपको कोविड-19 के संकट काल के दौरान आपको मिला सर? पहले तो मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को और सारे अस्पताल को। जब हमने ये अस्पताल की भागदौड़ एनसीटी ग्रुप ने जनवरी से हाथ में ली, तो इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स और नई नई तकनीकें, नए डॉक्टर, नए इलाज लाने की कोशिश की थी। मार्च के महीने में जब कोविड की दूसरी लहर आई, मार्च के मिड महीने में, तब से जी हमारे लिए एक्सपीरियंस काफी अलग था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्रियों और रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा और मध्य प्रदेश प्रशासन एवं इंदौर प्रशासन द्वारा हमें बहुत मदद मिली। वो भले ही एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना हो शासन द्वारा, जिसमें उनने सारे अस्पतालों को एक साथ कनेक्ट किया था, ताकि रात को 12 बजे या दिन में 2 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हमारे यहाँ से कोई ऐसा मरीज है जिसको उच्चतम सर्विसेज की जरूरत है, या कोई और मरीज है इसको जरूरत है, तो इमीडिएटली हम ग्रुप पे डाल सकते थे और हमें कनेक्ट मिलता था। यही चीज हमें प्रशासन के द्वारा एक और मदद इसमें ये मिली कि अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे अवेलेबल थे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अभी हम निहत्थे हो गए या हमारे पास मदद नहीं है। ऑक्सीजन और इसके सप्लाई के लिए भी गवर्नमेंट ने जब अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद से काफी अच्छा प्रोविजन रहा उस चीजों का। जहाँ तक कोविड के मरीजों की बात है, तो इस सब मदद की वजह से और हमारे डॉक्टरों की टीमों की मेहनत की वजह से हम प्राउडली बोल पाएंगे कि हमारे यहाँ कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई। और जब जो हमने ट्रांजिशन एक प्राइमरी सेंटर, कोविड प्राइमरी सेंटर, आइसोलेशन सेंटर से जब एक कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया, वो बड़ा अच्छी तरीके से हुआ और हमें पूरे समय सरकार की एवं हमारे डॉक्टरों की बहुत मदद हुई। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उम्मीद करूंगा कि ये ऐसी मदद हमेशा। जी तो
इस दौरान आपको गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला और यही वजह रही कि बहुत अच्छे से आप लोगों का ट्रीटमेंट भी कर सके। और अब मैं रुख करूंगी डॉक्टर मनोज बंसल जी का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपसे यही सवाल है कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इंदौर और मध्य प्रदेश में हार्ट डिसीज़ को कम करने के लिए हमारे और भोपाल हो, इंदौर हो, पूरे प्रदेश भर की बात हो और स्वास्थ्य लोगों को और स्वस्थ बनाने की दिशा की तरफ आप लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं सर? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय मंत्री जी प्रभुराम चौधरी जी स्वयं एक बहुत सीनियर डॉक्टर है सर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के पास आउट है, बहुत सीनियर डॉक्टर है सर, स्वयं वहाँ के वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी थे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि हार्ट डिजीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। 2016 के आंकड़ों की यदि मैं आपसे चर्चा करूँ, ये आखिरी पब्लिश्ड आंकड़े हैं, तो लगभग 26 लाख लोगों को हृदय रोग ने अपना शिकार बनाया और 27% मौतें लगभग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती हैं। तो हृदय रोग को कम करें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सॉल्ट का कंजम्पशन, समाज में शुगर का कंजम्पशन कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने हैं, ये। और दूसरा कि इस तरह के जो मरीज हैं उसकी जल्दी डायग्नोसिस की जाए। तो मेरा आदरणीय मंत्री जी से मेरा ये निवेदन था सर, जिस प्रकार से वेक्टर जनित रोगों के लिए सर उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं, उसी प्रकार से सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उनके लिए अभी हमारा कोई कार्यक्रम चल नहीं रहा है सर। और मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का इंदौर चैप्टर का सेक्रेटरी हूँ सर। तो मेरा एक सुझाव था सर, यदि इंदौर देश का तो सबसे स्वच्छ शहर तो बन चुका है सर, इंदौर को देश का हेल्दीएस्ट शहर बनाने के लिए सर एक पायलट प्रोजेक्ट के तरीके यदि हम एक सरकार इंदौर को चुने और सर हम एक प्रोग्राम चलाएं कि इंदौर के अंदर इस तरह की लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए सर हम प्रोग्राम चलाएं कि इंदौर सबसे स्वच्छ तो है सर, देश का, भारत का सबसे हेल्दी शहर भी बने, तो सर ये बहुत फिजिबल है सर। और इस तरह का सर अगर हम बात करें तो सर फिनलैंड के अंदर एक नॉर्थ करेलिया करके क्षेत्र है सर, वहां पे 1972 के अंदर उन्होंने प्रोग्राम चलाया था और अगले 60 सालों में सर 26% महिलाओं में, 51% पुरुषों में सर हृदय रोग में कमी आई। तो सर मेरा यही निवेदन है सर कि यदि आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस तरह का कोई हम प्रोग्राम चलाएं सर, तो इंदौर निश्चित तौर पे सबसे हेल्दी शहर बनाने का सर एक मिशन हमको शुरू करना चाहिए सर। नहीं, आपने जो सुझाव दिया डॉक्टर साहब, अच्छा सुझाव है। बाकी जो रिमोट एरिया है, सब सेंटर लेवल पे हम लोगों ने जो अभी एनएचएम के माध्यम से जो सीएचओ पोस्ट किए हैं, उनको विशेष रूप से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए उनको उनको पदांकन किया है कि उनका विशेष रूप से ये इसमें वहाँ सबसे पहले जैसे लोगों को पता, गांव में पता ही नहीं रहता है कि उसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या इस तरीके की जो बीमारियां हैं, तो उसके लिए भी पोस्टिंग हम लोगों ने की है। और आपने जहां इंदौर की बात की है, तो जो आपका सुझाव है, पूरा प्रपोजल भी एक बनाकर हम भेजेंगे। तो हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास जी, उनसे हम बातचीत करेंगे जिससे कि आपके सुझाव पे काम किए। अब मैं रुक करूंगी डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर जी का और एक सवाल और लेना चाहूंगी सर आपसे कि आप निजी अस्पताल के संचालक हैं, समाज के लिए आपका क्या योगदान है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्री आई कैंप और जो फ्री सेवा है वो आंखों के क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं और आगे करते रहेंगे जी। तो मैंने जब से अपना निजी अस्पताल प्रारंभ किया था, उसके बाद से हमेशा किसी जिम्मेदार संस्था के साथ मिलकर हर वर्ष 1000 से 2000 मोतियाबिंद लंग प्रत्यारोपण ऑपरेशन निःशुल्क किए हैं। शुरुआत कटिया से की थी रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ, और अब आगे ये इसी तरह जारी है। लेकिन मैं सुनता एक जिम्मेदार संस्थाओं को हूँ जो वाकई में कार्य करना चाहे, सिर्फ फोटो खिंचाकर ना बैठना चाहे। अब दूसरी बात, मैंने पिछले 4 या 5 वर्षों से अपने ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका ऐसा कोई मेरा घोषित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हमारे रिसेप्शन पे मरीज आता है और वो
जब उससे पूछा जाता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जब इस किसी भी कैटेगरी में से, इवन हमने पिछले 2 वर्ष से पुलिस के लिए भी ये काम शुरू किया है, तो हम उनके माता-पिता या उनके पूरे परिवार को 50 से 60% डिस्काउंट कंसल्टेशन फीस से लेकर इन्वेस्टिगेशन भी, मतलब जो बड़े वाले अच्छे इन्वेस्टिगेशन, डायस्टिक रेटिनोपैथी, काले पानी, इन सब के लिए, और ऑपरेशन की फीस में भी 30 to 40% डिस्काउंट का प्रावधान हमने कर दिया है, और जो उनको हम देते रहते हैं। ये मेरा कोई घोषित प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये मैं अपने पुलिस वालों के लिए, पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और जो आर्म्ड फोर्सेस में शहीद होते हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए मैं टोटल कंसल्टेशन फीस फ्री रखता हूँ। जी बिल्कुल, अब रुक करूंगी डॉक्टर मनोज बंसल जी का, और आपसे मेरा एक सवाल है कि हृदय रोग को कम करके इंदौर शहर को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार यदि कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाने का विचार करती है, तो क्या विदेशों में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हुआ है और कितना खर्च इसमें होगा? मनोज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ये जो भी इंटरवेंशन है ये कम्युनिटी के लेवल पे होंगे, तो इनमें कोई बहुत खर्च नहीं है। आदरणीय मंत्री जी खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं सर। अगर हम लोगों की जीवन शैली को बदलेंगे, वॉकिंग ट्रैक्स शहर में क्रिएट करें सर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए जैसे मॉल्स हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर मशीन्स रखवाएं, शुगर टेस्टिंग की सुविधाओं को सस्ता और सुलभ कर दे। और सर हो क्या रहा है कि जो एक जो यूथ है उसके अंदर जो स्ट्रेस है सर, वो तो आएगा, परंतु वो ऐसा सोचता है कि योगा और लाइफस्टाइल जो है ये बुजुर्ग लोगों की चीजें, उसको जरूरत नहीं है। कहीं सर उसके दिमाग में भी उसको ये समझना होगा, हमको जो अवेयरनेस करेंगे कि योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीजें हमको शुरू जीवन से ही एडेप्ट कर लेनी चाहिए ताकि हमें स्ट्रेस कम हो। और सर इस तरह का प्रोग्राम यदि सरकार लेके आती है सर, सारे मेडिकल कम्युनिटी भी सरकार के साथ में आएगी सर, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं रहेगा, सिर्फ एक अच्छे नेतृत्व और समाज की इच्छा शक्ति से मुझे ऐसा लगता है सर कि हम हृदय रोग और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को बहुत कम कर पाएंगे। सर एक छोटी सी बात थी, ब्लड प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो सर आंकड़े ये बताते हैं 50% ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। जिनको पता है उनमें से 50% इलाज नहीं ले रहे हैं, और जो इलाज ले रहे हैं उनमें से 50% का कंट्रोल भी एडिक्वेट नहीं है। तो सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक नया एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है सर, और इस पे सर मेरा यही निवेदन था सर कि सरकार अपना फोकस सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ लाए, और सर इंदौर में एक पायलट प्रोजेक्ट सरकार स्टार्ट करे सर, हमारे शहर को और इस प्रदेश को सर। और ये सर ये जितने विदेशों में ये प्रोजेक्ट्स में सर, ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे ही हुए सर, इसमें कोई सुपर स्पेशलिस्ट लेवल पे नहीं हुए। तो हमारे एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स से ही सर हम हमारी मैन पावर से सर इस तरह के प्रोग्राम्स को सर स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, अब हेल्थ से जुड़े हुए कई सवाल थे जो कि दर्शकों ने जाने, और आप सभी के भी कुछ सवाल थे जो मंत्री जी से आपने जाने, और आप तीनों डॉक्टर का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ 18 एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़कर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में कोविड-19 के कारण पड़े प्रभाव, चुनौतियों और बदलाव पर आप सभी मेहमानों ने न सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए, बल्कि उपयोगी जानकारी और सुझाव भी हमारे साथ साझा किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 एमपी मेडिकल ई कॉन्क्लेव का यह मंच मध्य प्रदेश के हेल्थ केयर सेक्टर को नई संभावनाओं और रोडमैप के साथ आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।